हमें अपने अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. द अमेरिकन ड्रीम इज मोस्ट लाइकली ओवर if you are from India. Now I'm trying to target student population. You can ask the question, ऐसा क्यों है? If you are fresh in the US or if you are about to come to the US, you must know this reality. जो कि शायद सब लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए आपके साथ ये हार्श रियलिटी शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. This is Chaitanya Samhara, faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. So today I am going to touch a sensitive topic that many people are aware, but a significant majority, particularly of those who are still in India, are unaware of. There is this famous terminology called American Dream, and a lot of people around the world dream to go to the US and fulfill their career prospects and settle there and have a happy life. And this dream has attracted millions of people around the world, not for decades, for centuries in fact. People who have big dreams and aspirations have been migrating to the US so that they can get those opportunities that they may not be able to get in the country where they are from. आपसे एक ऐसी सच्चाई शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है जो कि शायद सब लोग नहीं जानते होंगे. जो लोग US में ऑलरेडी हैं और जो जॉब कर रहे हैं उनको शायद ये बात कभी ना कभी समझ में आ जाती है, लेकिन वो लोग जो अभी तक US आए नहीं हैं या फिर जिनको US आकर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि वो US में आकर आराम से सेटल हो जाएंगे. और जब मैं वो लोग कह रहा हूँ, इट इज़ स्पेसिफिक टू पीपल फ्रॉम इंडिया. इसीलिए आपके साथ ये हार्श रियलिटी शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. लोग सोचते हैं कि चलो हम US में जॉब मिल गया है थ्रू H1B वीज़ा, हम चले जाएंगे वहाँ पे सेटल हो जाएंगे. और ख़ासकर तो स्टूडेंट्स लोग ये सोचते हैं कि हम वहाँ पर जाकर पढ़ाई करेंगे, हमारा जॉब लग जाएगा वहाँ पर और जॉब करने के बाद आराम से हम लोग सेटल हो जाएंगे वहाँ पर. अरे भाई, इतना आसान नहीं है. लेकिन आजकल बात तो ऐसी हो गई है कि US का ग्रीन कार्ड पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. Therefore, among all the countries, the American dream is most likely over if you are from India. Your green card is sponsored by your employer. तो आपको एम्प्लॉयर कब स्पॉन्सर करेगा? जब आपका US में जॉब होगा तभी ना. और आपका US में जॉब कैसे लगता है? उसके दो तरीके हैं. आप सीधा इंडिया में हो, आपको एक US में कोई पोजीशन मिल जाए, आपका H1B वीज़ा स्पॉन्सर कर दिया जाए while you are still in India, आप US में जॉब करने आ जाएं. या दूसरा तरीका है कि आप एज अ स्टूडेंट आएँ, F1 वीज़ा पर आएँ, US आने के बाद अपनी पढ़ाई ख़त्म करें, then you get a job and then you work on H1B and then your employer sponsor for your green card. And a significant majority जो इंडिया से आते हैं उनके पास सिर्फ यही तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं उनके पास. और ये जो तरीका है ये बहुत ही पेनफुल है और शायद आपको ग्रीन कार्ड मिले ही ना. वो कैसे, ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाएं कि आपका अमेरिकन ड्रीम जो है वो ये ड्रीम शायद ना रहे कि आप US में जाकर सेटल हो जाएं हमेशा के लिए. हमें अपने अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. हमारा अमेरिकन ड्रीम वो नहीं हो सकता कि हम आराम से US जाएं, पढ़ाई करें, जॉब करें और आराम से सेटल हो जाएं हमेशा के लिए. ऐसा होना शायद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है. सो वी नीड टू रिवाइज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम. वो अमेरिकन ड्रीम अब कैसा हो गया है? अमेरिकन ड्रीम हमें अब इस तरह से देखना चाहिए कि हम US में जाएं, पढ़ाई करें, फिर जॉब करें या सीधे जॉब के लिए आ जाएं, कुछ साल तक डॉलर्स में कमाई करें और हमें बाद में शायद इंडिया वापस जाना ही पड़ जाए. तो ये उम्मीद रखकर बिल्कुल भी ना आए कि आपको फॉर श्योर US में सेटल होने का मौका मिल जाएगा. इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेटल डाउन इन द US एंड इफ योर कंट्री ऑफ बर्थ इज इंडिया, settling down in America, if you consider that as your American dream, let's be real, it is literally over. हालत अब ऐसी हो गई है कि आपको शायद 3 साल तक ही US में जॉब करने का मौका मिले इन अ गुड सिनेरियो और उसके बाद आपको इंडिया वापस जाना पड़ जाए. Therefore, you can ask the question, ऐसा क्यों है? देखिए, बात यह है कि सिर्फ इंडिया से 2 लाख लोग आते हैं हर साल US में पढ़ाई करने और वर्ल्ड वाइड 1 मिलियन 10 लाख लोग आते हैं US में पढ़ाई करने, जिसमें 3.5 लाख के करीब शायद चाइनीज़ होते हैं, 200,000 या 2 लाख के करीब इंडिया से आते हैं और बाकी सारी कंट्रीज से बाकी लोग आते हैं. देखिए, 10 लाख लोग जो कि US में अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, क्या उनको नहीं चाहिए कि वो US में थोड़ा जॉब कर लें, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ले लें? उनको भी जॉब्स चाहिए ना. या जॉब्स मिल जाती हैं तो क्या उनको वर्क वीज़ा मिल जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखिए, सच्चाई है कि एवरी ईयर 65,000 H1B वीज़ास आर अवेलेबल और उसके ऊपर 20,000 visas are available to you if you have an advanced degree, masters or a PhD from the US. इसका मतलब यह है कि 10 लाख फॉरेनर्स जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं उनको सिर्फ 85,000 वीज़ास ही अवेलेबल होते हैं. लेकिन सारे के सारे 10 लाख लोग H1B वीज़ास के लिए अप्लाई नहीं करते. काफ़ी लोग अपनी कंट्रीज वापस चले जाते हैं
H1B वीज़ा के लिए रफली 200 से 250,000 2.5 लाख तक के एप्लीकेशंस आते हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने H1B वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो आपका चांस 1/3 है या उससे भी शायद कम है। नाउ आई एम ट्राइंग टू टारगेट स्टूडेंट पॉपुलेशन। इफ़ यू आर फ्रेश इन द US और इफ़ यू आर अबाउट टू कम टू द US, यू मस्ट नो दिस रियलिटी। देखिए, जब आप US में डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आते हैं, उसके बाद जब आप ग्रेजुएट करते हैं, यू हैव ओनली 90 डेज टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको 90 डेज के अंदर जॉब ना मिले, देन यू आर रिक्वायर्ड टू गो बैक। तो सबसे पहला हर्डल ये हो गया कि विद इन 90 डेज आपको हाथ में जॉब होना ही चाहिए। फिर सेकेंड कंडीशन यहाँ पर ये आती है कि यू कैन वर्क ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा आफ्टर योर ग्रेजुएशन। आपको F1 वीज़ा पे ही जॉब करने का परमिट मिल जाएगा। उसको कहते हैं OPT, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। OPT इज़ अ वर्क परमिट ऑन विच यू कैन वर्क फॉर 12 मंथ्स। लेकिन अगर आपका डिग्री स्टेम एरिया में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यू कैन एक्सटेंड इट अप टू क्लोज टू 3 ईयर्स। तो आपके पास 3 साल का टाइम है कि आप जॉब करें, उसके बाद आप H1B वीज़ा पे शिफ्ट हो सकते हैं। That said, what most people do is that as soon as they get a job and while they are working on OPT, they apply for H1B visa right away. और क्योंकि मैंने कहा ना कि आपका H1B वीज़ा मिलने का चांस 1/3 या उससे भी शायद कम है, तो आपको अपने लक के ऊपर काफ़ी डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि जो 200 to 250,000 एप्लीकेशंस आते हैं उनमें से सभी को तो H1B वीज़ा मिलेगा नहीं। सो उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS लॉटरी निकालती है और सिर्फ 85,000 लोगों को ही H1B वीज़ा मिल पाता है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त ऐसा है जिसने कि एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में VLSI डिज़ाइन में मास्टर्स किया था। उसके बाद उसका जॉब इंटेल में लग गया था, बॉस्टन में। उसने इंटेल में जॉब किया था 3 साल OPT के ऊपर, और वो हर साल H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करता था एंड ही कुड नॉट गेट थ्रू द लॉटरी। सो आफ्टर 3 years ऑफ फील्ड अटेम्प्ट्स ही हैड टू गो बैक टू इंडिया। सो दिस इज़ harsh, brutal reality that even if you have a degree from the US, it is very difficult to get a job, particularly in this economy right now. And even if you get a job, you have only up to 3 years to work. और उसके बाद अगर आपको H1B वीज़ा मिल भी जाता है तो आप सिर्फ 3 साल के लिए जॉब कर सकते हैं H1B वीज़ा पर, और उसके बाद आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वीज़ा एक्सटेंशन को फ्रेश वीज़ा एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करने के लिए डिसाइड किया है। उसकी वजह से आपको डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नहीं मिलता, आपको फिर से सारे डॉक्यूमेंटेशंस दिखाने पड़ेंगे कि आपकी कंपनी को आपकी ज़रूरत है और आप एक इम्पॉर्टेंट जॉब कर रहे हैं जिसके लिए स्किल्स अवेलेबल नहीं है US लोकल सिटीजन्स में। और अगर आप लकी हैं तो आपको दूसरा एक्सटेंशन मिल जाएगा 3 साल के लिए और। देयरफॉर इफ़ यू आर ऑन H1B विथ 1 एक्सटेंशन, यू कैन वर्क फॉर अप टू 6 years। और 6 साल के बाद क्या होता है? आफ्टर यू कंप्लीट 6 years इन द US, you have to go back. You cannot work on H1B in the US for more than 6 years. And once you go back, you have to stay outside of the country for at least 1 year and then apply for a fresh H1B visa and then come to the US again. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है कि अगर आपकी कंपनी आपके लिए ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन दे देती है, तब आप US में कंटिन्यू कर सकते हैं H1B वीज़ा पर, लेकिन आपको हर साल एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते रहना पड़ेगा। और ये आपको तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं बन जाता। और इस ग्रीन कार्ड बनने में बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हो सकता है कि मेरे नंबर्स थोड़े ऑफ हों, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 100,000 ग्रीन कार्ड्स अवेलेबल होते हैं थ्रू एम्प्लॉयमेंट, और उसमें से पर कंट्री लिमिट बेस्ड ऑन द कंट्री वेयर यू आर बॉर्न, वो लिमिट है 7%। तो सिर्फ 7% ऑफ द एप्लीकेशंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर कैन गेट अ ग्रीन कार्ड। इसका मतलब है कि इंडिया से हर साल सिर्फ 7,000 लोगों को ही ग्रीन कार्ड मिलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए बन जाता है क्योंकि वो जो 7,000 ग्रीन कार्ड्स हैं वो पर एप्लीकेंट नहीं है, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स जो कि उस एप्लीकेशन में इंक्लूडेड हैं, उन सबको भी वो 7,000 में काउंट कर दिया जाता है। इसकी वजह से 2 से 3 हज़ार यूनिक एप्लीकेंट्स को ही ग्रीन कार्ड मिल पाता है हर साल। बाकी सब लोग लंबी लाइन में वेट करते हैं। वो लंबी लाइन क्यों बनती है? देखिए, बात यह है कि उस लंबी लाइन का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हर साल जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से बहुत ही कम पॉपुलेशन को ग्रीन कार्ड मिलता है। बाकी वो लोग जिनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है उनको क्यू में डाल दिया जाता है, और आप उस क्यू में पड़े रहेंगे जब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता। और उसके ऊपर अगले साल और बहुत सारे एप्लीकेंट्स ग्रीन कार्ड के लिए फाइल करते हैं, और वो सब के सब पुरानी क्यू में लग जाते हैं, उनमें से किसी को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। और साल भर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कीप्स इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज इंडिया से लाखों लोग हर साल अप्लाई करते हैं, इंडिया के ग्रीन कार्ड की लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है।
तो अगर आप आज अप्लाई करें ग्रीन कार्ड के लिए तो आपको 150 साल तक ग्रीन कार्ड शायद ना मिले। और ये बात जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए उतना बेटर रहेगा। सो इसीलिए अगर आप यूएस आते हैं टू वर्क और एज अ स्टूडेंट एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग, ये क्लैरिटी अपने माइंड में रख लीजिए कि इट इज़ वेरी लाइकली दैट यू माइट हैव टू गो बैक। तो अगर आप पूछ सकते हैं कि कोई और तरीका नहीं है, देखिए तरीके अगर सोचे जाएं तो ब्रॉडली सिर्फ शायद 2 ही तरीके हैं। एक कि आप किसी अमेरिकन सिटीजन से शादी कर लें, दूसरा तरीका ये है कि आप EB1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें। EB1 कैटेगरी में उन्हीं लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता है जिन्होंने शायद बहुत बड़े अचीवमेंट्स दिखाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you have a PhD and then you have lot of publications and those publications got lot of citations and world renowned scientists are writing recommendation letters for your green card, then you are likely to get a green card soon. In fact, मैंने खुद 2 लोगों के लिए ऐसे लेटर्स लिखे हैं, उनमें से एक को ग्रीन कार्ड मिल गया, उसको शायद 2 साल लगे थे ग्रीन कार्ड मिलने में बस, दूसरे का ग्रीन कार्ड अभी तक प्रोसेस में है। बट लेट्स बी रियल, कितने लोग हैं जिनको PhD करने में इंटरेस्ट है और कितने लोग ऐसे हैं जिनको 5-6 साल अपना रगड़ा खा खा कर PhD करने का विल पावर है। तो अगर आप सर्टेनली डिसाइडेड हैं कि आपको US में ही रहना है तो PhD करके अच्छे पब्लिकेशंस निकालना एक अच्छा तरीका हो सकता है। बट फॉर मोस्ट पीपल ग्रीन कार्ड का वेट जो है वो नियरली इम्पॉसिबल है ख़त्म होने के लिए। इसके लिए कुछ बिल्स तो लाए गए हैं कि आप पर कंट्री कोटा ख़त्म करें, जिससे इंडियंस का जो प्रोसेस है वो 150 ईयर्स से शायद 10-15 साल का हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ जो हैं जिनका वेट टाइम शायद कुछ महीने या 1 साल तक होता था, उनका टाइम भी 10 साल हो जाएगा। तो वो लोग काफ़ी रेजिस्ट कर रहे हैं और इंडियंस काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस के लिए। इफ दिस इन्फॉर्मेशन वाज नॉट बैड इनफ, आई एम सॉरी टू से कि एक और चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि अगर आप देखें कि जो H1B वीज़ास रिलीज़ हुए हैं हर साल, वो कौन सी कंपनीज़ के लिए हुए हैं और वो कौन से पोजीशंस के लिए हुए हैं। अगर आप वो देखेंगे तो शायद 80% या उससे भी ज़्यादा सिर्फ IT जॉब्स को ही H1B वीज़ा मिला है। इसका मतलब यह है कि नॉन IT जॉब्स में H1B वीज़ा के लिए बहुत ही कम हायरिंग हुई है। सो ओवरऑल टू समराइज, इफ़ यू आर कमिंग टू द US टू स्टडी, आप अपने एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर रखें कि आपको 2, 3, 4 या मैक्सिमम 6 साल तक ही US में रहने का परमिशन मिलेगा और उन कुछ सालों में आपको अच्छे से सेविंग्स करके अच्छा सॉलिड वर्क एक्सपीरियंस लेकर आपको शायद वापस जाना पड़ जाए। और अगर ये क्लैरिटी आ जाती है और रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाते हैं, तब आपकी लाइफ यहाँ पे काफ़ी प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको वापस जाना है और आपको अमेरिकन सिस्टम से बिटरनेस भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 7% रूल है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों भाई, हमारी कंट्री से 7% से ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं आने देते? अरे यार, लेट्स गेट रियल, ये उनकी कंट्री है, वो जो भी लॉ बनाए। हम होते कौन है अमेरिकन को ये बताने के लिए कि हमारी कंट्री के लिए कोटा बढ़ा दो। उनकी कंट्री, उनकी मर्जी। और वो भी 7% रूल के पीछे आइडिया ये था कि जब एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो ग्रीन कार्ड्स मिलते हैं उसमें किसी एक कंट्री के पॉपुलेशन का डोमिनेशन ना हो जाए और सारी कंट्रीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये आइडिया था 7% रूल के पीछे। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू द US, I strongly recommend that among the schools that you get admission from, unless there is a huge discrepancy in the reputation of the school, for example, अगर आपको MIT में एडमिशन मिल जाता है और उसके साथ आपको कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, of course you should go to MIT. But for most people, the universities that you get admission from are more or less at the same level. जब आपका केस ऐसा होता है कि जो भी एडमिट्स मिले हैं उन यूनिवर्सिटीज़ का जो क्वालिटी है वो more or less सेम है या ज़्यादा गैप ना हो, तब आपको ऐसी यूनिवर्सिटी को अटेंड करना चाहिए जहाँ आप फ़ी को अफोर्ड कर सकें, जहाँ पर आपका लिविंग एक्सपेंसेस कम हो, जहाँ पे आपको असिस्टेंटशिप और फ़ी वेवर का चांस बहुत ज़्यादा हो। सो ये सारी बातें जानकर अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस ठीक रखते हैं, देन यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, बिकॉज आई स्टिल बिलीव यूएस है भाई। यूएस का जो एजुकेशन है वो एक यूनिक सिस्टम है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है, बट फॉर मेजॉरिटी यूएस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू कम स्टडी। सो आई होप दैट आई वॉज एबल टू गाइड यू इन सम वे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं उनको आंसर दूंगा। इनफैक्ट ये वीडियो मैंने किसी के कमेंट पर ही बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।